हेलो फ्रेंड्स, टारगेट फॉर सिलेक्शन में आपका स्वागत है। अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, अब तक जो था हम चैप्टर 3 कर रहे थे और चैप्टर 3 हमारा फिनिश हो गया था। वो था लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। बट अब हमारा चैप्टर 4 स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इसमें हम पहले तो ये जो सिंपल्स क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ये कराएंगे। उसके बाद हम चारपिट मेथड और जैकोबियन मेथड आप कर भी चुके हैं, मेरी वीडियोस में अपलोड है। जब ये चैप्टर 4 का जैकोबियन मेथड आएगा तो उसका ओवरव्यू देखकर मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इस टॉपिक के बाद चारपिट मेथड आएगा, यानी कि चैप्टर 4 में कौन कौन से टॉपिक है, स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड जिसमें इक्वेशन इन्वॉल्व करेंगे पी और क्यू, एक्स वाई जेड उसमें नहीं होते। इसी तरीके से चारपिट मेथड और जैकोबियन मेथड। तो आज की वीडियो का टॉपिक है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, यह है चैप्टर का नेम। और टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट, जिसमें हम पी और क्यू इन्वॉल्व करते हैं, एक्स वाई जेड नहीं होता। तो एक सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हमें इंटीग्रल पार्ट निकालना पड़ता है। एक जनरल इंटीग्रल पार्ट होता है और एक आपका सिंगुलर इंटीग्रल पार्ट होता है। आप क्वेश्चन से ज्यादा इजी समझ जाएंगे अगर आप इसका मतलब ओवरव्यू देने से अच्छा मैं इसको एक क्वेश्चन के सहारे बताऊं तो ज्यादा फायदा है। जैसे एक क्वेश्चन होगा आपका पी और क्यू की फॉर्म में होगा, तब हम उसे एक फंक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि एफ पी क्यू की फॉर्म में लिखता है और उसका सोल्यूशन आता है z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तब हम एक p मानते हैं, क्योंकि p आपको पता ही है डेल z अपॉन डेल एक्स होता है। एक q मानते हैं, डेल z अपॉन वाई होता है। उसकी इक्वेशन आती है, उसी के बिहाफ पर हम जनरल इंटीग्रल और सिंगुलर इंटीग्रल को निकालते हैं। क्वेश्चन होगा तो आसानी से समझ जाएंगे। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। छोटा सा क्वेश्चन लेंगे, पी क्यू इक्वल टू पी प्लस क्यू। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन को पहचानने का तरीका क्या है, इसमें कोई भी एक्स वाई जेड नहीं है, केवल p और q की फॉर्म में क्वेश्चन है। ये नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट ऑर्डर का पहचानने का तरीका है। यानी कि पहली फॉर्म क्या होगी, केवल इसमें p और q की फॉर्म होगी, कोई भी नथिंग एल्स एक्स वाई जेड, कुछ नहीं होगा एक्स वाई जेड। तो हम अब इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये हमारी फॉर्म है एफ पी कॉमा क्यू की। हम यह लिख लेते हैं विच इज द फॉर्म ऑफ यानी कि इक्वेशन जो है एफ पी कॉमा क्यू इक्वल टू 0 है। तो इसका इट्स सोल्यूशन कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं अभी बताया था, z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अब देखिए हमारा काम क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं पी क्यू होता है, हम अब तक पढ़ते हुए आए हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में डेल z अपॉन डेल एक्स की वैल्यू p होती है और डेल z अपॉन डेल y की वैल्यू q होती है। क्योंकि हमारा क्वेश्चन तो p और q की फॉर्म में है, तो हम क्या करते हैं, p निकालेंगे, q निकालेंगे। तो डेल z अपॉन, अगर मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करती हूँ तो p आ जाएगा, और y के फॉर्म में डिफरेंशिएट करती हूँ तो आपका q आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, फिर से करते हैं, यानी कि p की जगह तो हमारा हो जाता है डेल z अपॉन डेल एक्स। दैट्स मीन अगर मैं डेल z अपॉन डेल एक्स कर रही हूं तो p की जगह क्या आ जाएगा इस इक्वेशन की फॉर्म से a, बाकी ये दोनों कांस्टेंट हो गए, यानी कि a आ गया। और q यानी कि डेल z अपॉन डेल y करूंगी तो ये कितना आ जाएगा, b आ जाएगा। ओके, ये दोनों मेरे पास चीज आ गई। यानी कि अब मैं इस क्वेश्चन में देखिए a की वैल्यू तो ये p है और b की वैल्यू q है, तो हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्म में पुट कर देंगे। p की वैल्यू कितनी है हमारे पास a, q की वैल्यू है b और ये हो गया a प्लस बी। यहां से हम b की वैल्यू निकाल लेंगे, b इज इक्वल टू, अब मैं इन दोनों में से कॉमन लूंगी तो कितना हो जाएगा 1 माइनस a, यानी कि b की वैल्यू कितनी हो गई a अपॉन a माइनस 1। a ही रहने दिया, b इधर ले गए, तो ये कितना बन गया a माइनस 1, यानी कि b की वैल्यू आ गई a अपॉन a माइनस 1। अब ये मैं किस में पुट करूंगी, ये करूंगी आपके इस वाली इक्वेशन में पुट, यानी कि जो आपकी इक्वेशन गिवन थी, कौन सी, a प्लस ए बी वाली। यानी कि अब मेरा सोल्यूशन कितना आ गया, z इज इक्वल टू, ये वाली इक्वेशन नाम दे देते हैं इन इक्वेशंस को। तो z इज इक्वल टू ये वाली फॉर्म में हम रखेंगे, a x तो ऐसे ही रहेगा, b की वैल्यू हमारी कितने हो गई a अपॉन a माइनस 1 y प्लस सी। ओके, ये इक्वेशन हम थर्ड मान लेते हैं, इस इक्वेशन 2 मान लेते हैं और पहली वाली इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये हमारा सोल्यूशन हुआ।
अब हम देखिए क्या करना है। अब हमारा ये जो है कांस्टेंट, इनमें कौन कौन से हुए, एक तो a कांस्टेंट हो गया और एक c कांस्टेंट हो गया। अब हम निकालेंगे इसका जनरल इंटीग्रल। तो देखिए कैसे निकलता है जनरल इंटीग्रल। हम क्या करते हैं, जनरल इंटीग्रल में निकालने के लिए c को मानते हैं, मेथड समझ लीजिए। जनरल इंटीग्रल निकालने के लिए c को हम मान लेते हैं फाई a। ओके, c को हम मान लेते हैं क्या, फाई a, क्योंकि c और a कांस्टेंट है तो c का मान लेते हैं फाई a, यानी कि मैं यहाँ क्या रखूंगी, फाई a। मेरी इक्वेशन हो गई z इज इक्वल टू ax प्लस a अपॉन a माइनस 1 y प्लस फाई a। ओके, अब हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है, a कांस्टेंट है तो a के बिहाफ पर हम इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू a, दिस इज इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन क्या है, ये आपकी 4 हो गई। अब यानी कि अब हम a के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये कांस्टेंट हुआ, यानी कि 0। ये हमारा a का कर रहे हैं, a का हो गया 1 और x ऐसे ही रहा। इसी तरीके से जब इसका करेंगे तो a देखिए, अगर मैं यहाँ में -1 + 1 कर दूं, देखिए जैसे a -1 + 1 अपॉन a माइनस 1, तो अलग अलग लिखेंगे a -1 अपॉन a माइनस 1 प्लस 1 अपॉन a माइनस 1 लिख दी। तो जो है देखिए मैंने इसको यहाँ पर कर दिया था, ये हो गया आपका कट के 1 हो गया और 1 अपॉन a माइनस 1 हो गया। तो अगर मैं इसका सोल्यूशन देखूंगी तो अगर इंटीग्रेशन करूंगी तो इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, 1 अपॉन a माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये 1 और ये 1 अपॉन a माइनस 1, यानी इसका पूरा सोल्यूशन कितना हो गया। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन डिफरेंशिएशन a माइनस 1 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 1 का हो गया 0 और 1 अपॉन a का कितना, यानी कि 1 अपॉन x का कितना होता है, माइनस के 1 अपॉन x स्क्वायर। इसी तरीके से 1 अपॉन a माइनस 1, ठीक है, माइनस में, और इसका कितना हो गया, फाई डैश a। ये हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। तो देखिए बस इसको इतना ही लिखना होता है। हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं कि ये तो जनरल इंटीग्रेशन है, द जनरल इंटीग्रल ऑफ 1 is obtained by eliminating a between 4 and 5। बस इतना लिखकर छोड़ देते हैं, या इन दोनों में से अगर हम a को रिमूव कर दें तो हमारा जनरल इंटीग्रल आ जाता है। ठीक है, अब हम निकालते हैं सिंगुलर इंटीग्रल कैसे निकलता है। देखिए सिंगुलर इंटीग्रल निकालने के लिए जो हमारी इक्वेशन थी, हम इसमें एलिमिनेटिंग करते हैं a एंड c को, इन दोनों को एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेटिंग a एंड c। ठीक है, किससे, कंप्लीट इंटीग्रल से। तो क्वेश्चन क्या था, कंप्लीट इंटीग्रल क्या आया था, a इक्वल टू आपका ax प्लस a अपॉन a माइनस 1 y प्लस c, ये हमारा कंप्लीट इंटीग्रल था। अब हम इसमें से क्या करेंगे, एलिमिनेट, a और c एलिमिनेट करेंगे। तो हम इसे क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालेंगे इसका, किसका, a एंड c की रिस्पेक्ट में। तो देखिए क्या होगा, z का हो गया 0, a का हो गया कितना है, a हमारे a के रेस्पेक्ट में करे तो x हो गया, इसका हमने अभी निकाला था -1 अपॉन a माइनस 1 का स्क्वायर y, और c का कितना, क्योंकि c के रेस्पेक्ट में करे हैं 0। तो यानी कि हमारा जो सोल्यूशन आया, अगर हम इसमें देखें तो x की वैल्यू, और अगर हम c के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो हमारा पूरा का पूरा, ये तो हमारा हो गया, ये तो x की, इसमें हमने a के रिस्पेक्ट में किया। अगर हम c के रिस्पेक्ट में करते हैं तो ये 0, ये 0 और ये 0, यानी कि ये तो a के रिस्पेक्ट में था। ठीक है, और अगर हम कर रहे हैं c के रिस्पेक्ट में करते ही ये c तो हो जाएगा 1 और बाकी सारे हो जाएंगे 0। ये इक्वेशन आ नहीं सकती, 0 इक्वल टू 1 कभी आ नहीं सकता, यानी कि हम कह सकते हैं कि 0 इक्वल टू 1 इज इन एडमिसिबल। तो गिवन उसमें सोल्यूशन में कोई भी सिंगुलर इंटीग्रल नहीं है, नो सिंगुलर इंटीग्रल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और चलते हैं लेकर अच्छा सा। देखिए क्वेश्चन है x स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर। देखिए ये जो फॉर्म आ गई है x की और y की, इसे हमें रिमूव करनी पड़ेगी। x y z नहीं आना चाहिए था, इसे रिमूव करने का तरीका देखिए क्या है। पहले मैं यहाँ पर 1 बनाऊंगी क्योंकि मैं z को नीचे ले जाऊंगी और सब एक साथ कर लूंगी। तो ये क्या हो गया, x स्क्वायर। अब देखिए मेरा जो फॉर्म है, यानी कि
ये वाली फॉर्म है अपॉन जेड स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर हो गया। तो क्या मैं इसको पी को, देखिए पी को क्या लिख सकते हैं, डेल जेड अपॉन डेल एक्स। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स अपॉन जेड का स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर हो गया और इसका डेल जेड अपॉन डेल एक्स का उसका हो गया। इसी तरीके से वाई अपॉन जेड डेल जेड अपॉन डेल वाई का स्क्वायर इक्वल टू 1, ये फॉर्म हो गई। यानी कि हम इसमें से x और y को अभी रिमूव करेंगे। x और y को रिमूव करने का मतलब है, देखिए अगर नीचे लिखा होता x तो हम क्या मानते, x को मानते, x dx को। अगर ऊपर लिखा है तो हम मानेंगे 1 अपॉन एक्स dx इक्वल टू डी कैपिटल x, यानी कि dx को कैपिटल dx मान लिया। इसी तरीके से 1 अपॉन y dy इज इक्वल टू कैपिटल dy, 1 अपॉन z dz इज इक्वल टू कैपिटल के dz। ओके, ऐसे हमने ये मान लिया। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने पर ये बनेगा log x इज इक्वल टू कैपिटल x। अगर इसे थोड़ा सा सॉल्व और कर ले तो log ऊपर चला गया तो x की वैल्यू हो गई e की पावर x कैपिटल x। इसी तरीके सारे हो जाएंगे, y इज इक्वल टू e की पावर कैपिटल y, z इक्वल टू स्मॉल z है ये, स्मॉल z इक्वल टू e की पावर कैपिटल z। ठीक है, यानी कि हमने इसमें से सारी x y z रिड्यूस कर दिया एक तरीके से। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये पूरी बन जाएगी डेल z अपॉन डेल x कैपिटल डेल x, डेल z अपॉन डेल x का स्क्वायर और डेल z अपॉन डेल y का स्क्वायर इक्वल टू 1, डेल z अपॉन डेल x का स्क्वायर प्लस डेल z अपॉन डेल y का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इसकी फॉर्म बन जाएगी पूरी की पूरी। ठीक है, आप समझ रहे हैं, ये पूरी फॉर्म हमारी ऐसे बनेगी, डेल z अपॉन डेल x और डेल z अपॉन डेल y का स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, यानी कि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, जहां पर हम डेल z अपॉन डेल x को p मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं q मान सकते हैं, क्योंकि मानते ही हैं। तो हमारी इक्वेशन की फॉर्म हो गई एफ पी कॉमा क्यू इज इक्वल टू 0। और सोल्यूशन क्या आता है, z इज इक्वल टू a कैपिटल x प्लस b कैपिटल y प्लस c। फिर से वही p को हम क्या मानते हैं, आपका डेल z अपॉन डेल x यानी कि a की वैल्यू आ गई, डेल z अपॉन डेल x यानी कि p की वैल्यू कितनी हो गई a, और q की वैल्यू हो गई डेल z अपॉन डेल y इज इक्वल टू b, जैसे आती है सोल्यूशन में। यानी कि इक्वेशन कितनी हो गई, p की जगह a, q की जगह b, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और इससे b की वैल्यू निकल जाएगी अंडर रूट 1 माइनस a स्क्वायर। सिंपल निकल गई। अब हमें क्या करनी है, पुट करनी है। अगले पेज पे इक्वेशन पुट कर देते हैं। z इज इक्वल टू a कैपिटल x प्लस b की वैल्यू है अंडर रूट 1 माइनस a स्क्वायर y प्लस c। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें लॉग ले लेते हैं जिससे कि ये जो आपका पूरा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो हमने ले लिया log z इज इक्वल टू a log x, क्योंकि x की वैल्यू कितनी थी, e की पावर में चल रही थी। ठीक है, क्योंकि हमारा जो आया था सोल्यूशन e की पावर x आया था। अगर मैं लूंगी तो ये log x इज इक्वल टू कैपिटल x हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये क्या लिख लिया, log x प्लस अंडर रूट 1 माइनस a स्क्वायर log y प्लस c। अब मुझे क्या करना है, अब a की जगह तो मैं लूंगी cos अल्फा, जिससे मैं इसे सॉल्व कर सकूं। केवल सॉल्व करने के लिए है, a की जगह मैं cos अल्फा ले रही हूँ और c की जगह ले रही हूँ log c डैश। तो यानी इक्वेशन कितनी हो गई, log z इज इक्वल टू cos अल्फा। ओके, ये मैंने इसलिए लिया जिससे 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा बन जाए, log x प्लस ये बन गया आपका साइन अल्फा। साइन अल्फा कैसे बना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, अंडर रूट है तो साइन अल्फा बन गया, log y प्लस log c डैश। अब हम निकालते हैं इसको, बस थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। log z है, देखिए प्लस में जितने भी log होते हैं सब क्या होते हैं, मल्टीप्लाई में आ जाते हैं। और मल्टीप्लाई में आने के साथ में ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए पावर जो होती है बेस पर आ जाती है तो इसे पावर पर चढ़ा देंगे, यानी कि log बाहर लेकर ये क्या बन जाएगा, c डैश तो ऐसी रह जाएगा इंटू में, इंटू x की पावर cos अल्फा और y की पावर साइन अल्फा।
देखिए लॉग में लेंगे तो ये बेस में आ जाएगा, ये भी बेस में आ जाएगा, सारे प्लस में हो जाएंगे। लॉग खत्म कर देते हैं, z इज इक्वल टू सी डैश एक्स कॉस अल्फा y साइन अल्फा, ये हमारा सोल्यूशन हो। अब हम इसके साथ करेंगे इंटीग्रल फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म। पहले जनरल इंटीग्रल यानी कि सी डैश को हम मान लेते हैं फाई अल्फा, ठीक है। अब यानी कि सोल्यूशन क्या हो गया, z इज इक्वल टू सी डैश की वैल्यू हमारी है फाई अल्फा x की पावर कॉस अल्फा y की पावर साइन अल्फा। हम फिर से वही निकालेंगे कि हमें पार्शियल इसे अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, यानी कि हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे अल्फा के रिस्पेक्ट में, पार्शियल डिफरेंशिएट। तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू, अब की बार देखिए एक बार इसका करेंगे, बाकी सब इसको कांस्टेंट रखेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको कांस्टेंट रखेंगे, यानी कि फाई डैश अल्फा पहले इसका कर लिया और इसको रख लिया कांस्टेंट, कॉस अल्फा y साइन अल्फा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फाई अल्फा को ऐसे ही रखेंगे, पहले इसका करेंगे फिर इसको ऐसे ही रहने देंगे, यानी कि हम पहले करते हैं इसका। देखिए ये हो गया, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो a की पावर x का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, a की पावर x log a। तो a की पावर x यानी कि ये सारा ऐसे ही रहेगा, x की पावर cos अल्फा log e x, क्योंकि बेस क्या है x है, ठीक है। और cos अल्फा का कितना हो गया, माइनस के साइन अल्फा, और ये ऐसे ही रहेगा y साइन अल्फा। अब की बार क्या करेंगे, अब की बार फाई अल्फा, क्योंकि फाई अल्फा वाला चल रहा है, अब की बार इसको ऐसे ही रखेंगे x cos अल्फा और इसका करेंगे यानी कि y साइन अल्फा log y और cos अल्फा। ये हो गया आपका जनरल इंटीग्रल। हम बस इसमें लिख सकते हैं अल्फा को अगर हम एलिमिनेट करेंगे तो जनरल इंटीग्रल होगा। इसका सिंगुलर इंटीग्रल और निकाल लेते हैं। सिंगुलर इंटीग्रल निकालने में फिर से हम क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे सर पूरा कंप्लीट इंटीग्रल c की रिस्पेक्ट में और a की रिस्पेक्ट में। तो जब a के रिस्पेक्ट में करेंगे तो a इक्वल टू सी डैश, वही आ जाएगा पुराना वाला, a cos अल्फा log e बेस x माइनस साइन अल्फा और y की पावर साइन अल्फा, क्योंकि सी डैश को ऐसे ही रखेंगे, हम वहां पर फाई नहीं रख रहे हैं, मतलब फाई की जगह वही आएगा पूरा, और सी डैश एक्स की पावर कॉस अल्फा, जो अभी हमने जनरल इंटीग्रल निकाला सेम वही आएगा, एक्स कॉस अल्फा और log e बेस x कॉस अल्फा y वाला आएगा, और ये हो गया y की पावर साइन अल्फा, और एक और था उसके साथ पे प्लस सी डैश का हमारा कितना हो गया, क्योंकि a का चल रहे हैं a के रिस्पेक्ट में, अल्फा के रिस्पेक्ट में सॉरी, तो आपका ये पूरा सोल्यूशन हो गया log y, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक और करेंगे, यानी कि c के रिस्पेक्ट में करेंगे, c के रिस्पेक्ट में यानी कि ये हो गया 0, z इक्वल टू 0, c के रिस्पेक्ट में c का हो गया 1, बचा कितना x cos अल्फा y साइन अल्फा, ठीक है। देखिए हम इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, ये वाले जो हमने c माना था, c डैश के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो गया 1 और बाकी ये बच गए, और ये हो गया 0, यानी कि हमारा यहाँ पर वैल्यूज आ गई है। अब हम इन इक्वेशंस में से अगर अल्फा और सी डैश को एलिमिनेट करेंगे तो हमारा पूरा सिंगुलर सॉल्यूशन आ जाएगा, बस इसको ऐसे ही लिखना पड़ता है। तो आई होप आज की ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम जो कल कराएंगे वो कराएंगे कंप्लीट इंटीग्रल और नया टॉपिक, यानी कि इसी चैप्टर का नया टॉपिक होगा स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट लिखिएगा। थैंक यू सो मच।